Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains. So students, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग अपनी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर करने वाले हैं सॉल्व। ये हमारा पेपर नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए हम जो है जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और अपना जो पूरा सैम्पल पेपर है इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, सैम्पल पेपर होता क्या है? सैम्पल पेपर इज कम्प्लीटली लाइक योर एग्जाम पेपर। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है उसका जो है सेम पैटर्न में हम लोग सैम्पल पेपर्स देखते हैं। अब आपके जो एग्जाम में 13 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें जो है आपके पास में 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका पेपर 40 मार्क्स का होने वाला है। तो सेम पैटर्न में जो है हम लोग अपने सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार जो है जल्दी से हम लोग बहुत ही स्पीड में अपने जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है इन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ा कीजिए, वो आपको बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ सेकंड्स बचाने के लिए आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को जो हो इग्नोर कर दो। हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में ये जरूर पढ़ना होगा आपको। ठीक है, नाउ टाइम अलाउड इज योर 2 hours, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से नोन है आप लोगों को। दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 13 क्वेश्चंस। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड आपके 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस वे से जो है आपके ये 13 क्वेश्चंस 40 मार्क्स में डिवाइडेड हैं। उसके बाद में 2 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसे कि आपको आंसर करना होगा 30 to 50 वर्ड्स में। देन 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा 50 to 80 वर्ड्स में एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा 80 to 120 वर्ड्स में। ओके, जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। इसमें जो है कोई भी काइंड ऑफ ये नहीं होगा कि आप जो हो 30 वर्ड से कम और 50 वर्ड से ज्यादा लिख रहे हो इन 2 मार्क्स क्वेश्चन। जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसी लिमिट में जो है आपको आपके क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, देन दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स केस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो आपके केस बेस्ड या फिर हम इसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, तो ये भी जो है इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ऑल राइट, तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं हम विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो विथ रीजन। ठीक है, आपके पास में 2 चीजें गिवन है और आपको जो है इसे कैटेगराइज करना है इन स्टॉक एंड इन फ्लो। अब आप कैटेगराइज कैसे करोगे? आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी वेरिएबल हमारे पास में गिवन है उसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है मेजर कर रहे हो तो उसे हम स्टॉक कहते हैं, और अगर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लो कहते हैं। ऑल राइट, तो अब 2 चीजें क्या है आपके पास में, एक है आपका प्रॉफिट एंड एक है आपका बैलेंस इन बैंक अकाउंट। अब आपको जो है बताना है कि किसे आप स्टॉक किसे आप फ्लो कहने वाले हो। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को आप कब मेजर करते हो? क्या आप एक दिन का प्रॉफिट मेजर करते हो? कभी भी नहीं। प्रॉफिट देखा जाता है पूरे मंथ का, पूरे जो है ईयर का। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, पूरे क्वार्टर का। एक दिन का कोई भी प्रॉफिट नहीं देखता है। कोई भी फर्म, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी शॉप जो है वो एक दिन का प्रॉफिट नहीं देखती है। वो क्या देखती है कि ओवर द पीरियड कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है। ठीक है, तो उसे जो है प्रॉफिट को जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो प्रॉफिट क्या होगा? आपका फ्लो होगा। ठीक है, so profit is a flow as it is calculated during a period of time. all right, वही बैलेंस इन बैंक अकाउंट बोले तो बैलेंस इन बैंक अकाउंट अगर आपसे कोई भी पूछेगा या मान लो आप खुद देखोगे तो आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना है। आप ये नहीं देखोगे कि पिछले एक मंथ में मेरा जो बैलेंस है वो पूरा कितना था। ठीक है, क्योंकि आज जो है आपका बैलेंस ज्यादा हो गया, कल कम हो गया, ये चीज चलती रहेगी। ओके, सो जो आपका बैलेंस होता है बैंक अकाउंट में वो आप एक पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर जो है टाइम पर फाइंड आउट करते हो। ठीक है, सो जो आपका बैलेंस इन बैंक अकाउंट है वो क्या होगा? वो आपका स्टॉक कंसेप्ट होने वाला है। सो बैलेंस इन बैंक अकाउंट इज अ स्टॉक as it is calculated at a particular point of time. ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आने से पहले इसी का एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। अब या तो आप उस वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे या फिर इस वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे। जब भी आपके पास में और काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, आप दोनों में से एक ही क्वेश्चन को आंसर करोगे, ठीक है। दोनों को क्वेश्चन को आंसर करने से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, वो सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। जो आंसर आपको ज्यादा अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आपको जो है आंसर करना होगा, ठीक है। तो अब जो है और वाला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इफ रियल इनकम इज ₹400 एंड प्राइस इंडेक्स इज 105, कैलकुलेट नॉमिनल इनकम। क्या आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। हमें पता है नॉमिनल इनकम, या फिर चलो रियल इनकम से अगर ज्यादा अच्छे से याद है तो हम ऐसे लेंगे, रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 हम करते हैं। अब आपको नॉमिनल इनकम को ही करना है फाइंड आउट, तो आप क्या करोगे, आप करोगे रियल इनकम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 100। ये जीरोस एंड जीरोस कैंसिल आउट हो गए, 105 इंटू 4 आप कर दोगे तो आपकी जो नॉमिनल इनकम है वो निकल जाएगी इजीली, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये हमारा। डायरेक्टली हमें क्या करना है, हमें जो अपना फॉर्मूला है वो पुट करना है और आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। सो रियल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, दैट इज 400 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। प्राइस ऑफ बेस ईयर हमारे पास में है। देखो मैंने जो सोल्यूशन बताया उससे अलग सोल्यूशन हमारे सामने यहाँ पर है। आपको दोनों में से जो भी इजी लगे आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों काइंड से जो है इसको सॉल्व करके देख लिया है और दोनों काइंड से आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। तो जो चीज आपको ज्यादा इजी लगे आपको वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया, एक दूसरा यहाँ पर आ गया, दैट इज रियल इनकम। क्या होती है स्टूडेंट्स? रियल इनकम होती है प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। ऑलराइट, अब प्राइस ऑफ बेस ईयर हमारा क्या है, 100 है। हम जो अपना प्राइस है बेस ईयर का वो 100 अज्यूम करते हैं। सो 400 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर को यही रहने दे, अगर हम इस 100 को यहाँ पर ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 4। आंसर कितना आएगा आपका 4, ठीक है। उसके बाद में नॉमिनल इनकम क्या होती है? नॉमिनल इनकम होती है प्राइस ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर अभी अभी हमने यहां से फाइंड आउट की। प्राइस ऑफ करेंट ईयर ये हमारे पास में गिवन है, तो ये हमने लिया 105 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 420, ठीक है। वो प्राइस इंडेक्स गिवन है स्टूडेंट्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब आपके पास में जो है प्राइस इंडेक्स गिवन है 105 इज इक्वल्स टू करेंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस हम 100 रिज्यूम करते हैं तो इसे हम 100 लिख रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये 100 एंड 100 कैंसिल आउट हो गया। करेंट ईयर का प्राइस जो है वो आपके प्राइस इंडेक्स के इक्वल आ गया, दैट इज 105, ठीक है। तो जब हम लोग अज्यूम करते हैं कि बेस ईयर का जो प्राइस है वो आपका 100 होने वाला है, उसे हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, इसीलिए आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो किसके इक्वल है? वो आपके करंट ईयर के प्राइसेस के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइस ऑफ करंट ईयर हमने लिया 105, इसको मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर से, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4। यही जो है मैंने अभी जो बताया था वही सेम इसमें भी हमने किया था, ठीक है। 105 इंटू 4 ही हमें करना था, वही यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो आपकी जो नॉमिनल इनकम है इसकी वैल्यू क्या आ गई? 420 रुपीज की। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हाट इज इट्स रिलेशन विद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है और इसका क्या रिलेशन है किसके साथ में? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ में। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बेसिकली आपको बताता है कि आप टोटल इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। ऑल राइट,
एंड एपीसी और एपीएस का क्या रिलेशनशिप है, तो जब हम दोनों का जो है सम निकालते हैं, एपीएस प्लस एपीसी करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 1। और ये कैसे आती है, इस चीज को हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमें पता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होती है, दैट इज इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। या तो आप आपकी इनकम को कंज्यूम करते हो या फिर आप उसे सेव करते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं, y से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा y, ये c डिवाइडेड बाय y, s डिवाइडेड बाय y, ऑलराइट। नाउ y डिवाइडेड बाय y, ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय y क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज एपीसी, राइट। एपीसी का फॉर्मूला होता है, एंड s डिवाइडेड बाय y क्या होता है, ये होता है हमारा एपीएस का फॉर्मूला। तो एपीसी प्लस एपीएस कितना हो गया आपका, 1 हो गया है, ऑल राइट। तो कैसे जो है ये दोनों रिलेटेड हैं, ये भी आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया है। और ये जो है इक्वल टू 1 क्यों होता है दोनों का सम अप, क्योंकि या तो आप इनकम को सेव करते हो या फिर आप इनकम को कंज्यूम करते हो, इसीलिए जो दोनों की जो एवरेज प्रोपेंसिटी है टू कंज्यूम एंड टू सेव, इन दोनों का जो है सम अप आपको कितना मिल जाता है, 1 के इक्वल मिल जाता है, ऑल राइट। सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। अब जो इसका प्रॉपर आंसर है वो देख लेते हैं। The ratio of aggregate saving to the aggregate income is known as average propensity to save, that is APS. By dividing aggregate saving by aggregate income, we get APS. Symbolically, APS is equals to S divided by Y. ठीक है? The sum of APC and APS is equal to 1. It can be proved as under. ठीक है? ये कैसे जो है हम प्रूव करके दिखा देते हैं। We know dividing both sides by y, we get y is equals to c plus s, ठीक है। Now dividing both sides by y, we get y divided by y is equals to c divided by y plus s divided by y। जो चीज मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की वही जो है हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। So APC plus APS is equals to 1 because income is neither used is either used for consumption और फॉर सेविंग्स, ऑल राइट। सो आई गेस ये जो क्वेश्चन है जो कि सुपर इजी क्वेश्चन था वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, इसी का जो है एक और वाला क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास में। फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। जब ऐसा डेटा गिवन है दैट मीन्स आपको जो है वाई निकालना है, ठीक है। ना क्या क्या चीजें गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है आपका 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है आपकी 0.80 एंड इन्वेस्टमेंट है कितना 50। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम पर होती है हमारी इकोनॉमी तो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। नाउ y की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, इसे एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू सी दैट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हम इसे एक्सपांड करें, इसका पूरा फंक्शन लिखे तो क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। और इसमें प्लस करोगे आप किसको, आई को, ऑल राइट। तो y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यू पुट करें, इस y की वैल्यू है नहीं, इसे एज इट इज लेते हैं। सी बार दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 100 प्लस बी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है आपका बी, तो ये है आपका 0.8। y को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू है नहीं हमारे पास में, और i दैट इज ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 50, ठीक है। नाउ 100 प्लस 50 कितना आ गया, ये आ गया आपका 150, ठीक है। राइट हैंड साइड पर 150 आ गया एंड लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, ये 0.8 y जो है ये इस वाले y के पास चला जाएगा, दैट इज अब हमें क्या करना होगा, y माइनस 0.8 y, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, दैट वुड बी 0.2 y। अब इस y को एज इट इज रहने दो, यहाँ पर आ गया 120 डिवाइडेड बाय 0.2, ये डेसिमल हटाएं अगर हम लोग तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें हम 10 कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, 150 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, तो आपकी जो y की वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो बहुत ही इजी है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, ये जो है आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 725, ठीक है। तो आपकी जो y की वैल्यू है दैट इज जो इनकम है वो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली। यहाँ पर हम सारी चीजें ले लेते हैं। As given in the examination problem, autonomous consumption or C bar is equals to 100.
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और आई बार इज इक्वल्स टू 50, एमपीसी और बी इज इक्वल्स टू 0.80। तो ये जो सारी चीजें गिवन थी ये हमने लिखी सबसे पहले। जब आप प्रॉपर आंसर लिख रहे हो तो आपको जो है हर एक चीज को क्या करना है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। देन सो AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई होता है, ऑल राइट, दैट इज C बार प्लस BY प्लस I। तो इसको जब आपने पूरा सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू हमारी भी आ गई थी, दैट इज 150 प्लस 0.8y, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Then as we know that the equilibrium level of national income in two sector economy is determined where AS is equals to AD, all right। Now AS हो गया आपका Y और AD की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक। Then आपका जो है यहाँ पर क्या आ गया, y माइनस 0.80y इज इक्वल्स टू 150, दैट इज, अब ये सारी चीजें जब आपने सॉल्व की तो यहाँ पर ये चीज आ गई है आपकी 150 डिवाइडेड बाय 0.2, जो आपका 0.2 है इससे डेसिमल हटा दो, ऊपर हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 150 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750, ऑल राइट। सो आई गेस क्लियर हो गई आप लोगों को जो पूरी कैलकुलेशन है वो अच्छे से, कि क्या कैसे करके जो है हम अपने y की वैल्यू को करने वाले हैं फाइंड आउट, ऑल राइट। आई गेस ये जो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन था, इसके दोनों ही जो हमारे पार्ट्स थे, दोनों ही जो और वाले क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब जो आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन था उसमें था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है और उसका क्या रिलेशन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। कुछ वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास में फिर से आ गया है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्जिनल की पूछा जा रहा है, ठीक है, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से कैसे रिलेटेड है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज मार्जिनल, अगर हम सिर्फ इस वर्ड पर जाएं तो इसका मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। तो जो एडिशनल इनकम होती है एक पर्सन की, उसका कितना पार्ट वो पर्सन कंज्यूम करता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हमें बताना है। तो चलो इसके लिए भी जो है हम अपना पूरा जो इक्वेशन है उसके हिसाब से देखते हैं। हमें पता है y इज इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस एस होता है, राइट। अब अगर मैं बोल दूं चेंज इन y इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, तो चेंज इन y इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है हमारा, चेंज इन C प्लस चेंज इन S, ऑल राइट। इस पूरे को जो है आप डिवाइड कर दो चेंज इन y से, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन y इज इक्वल्स टू चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन y प्लस चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन y, ऑल राइट। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 आपका, चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन y कितना हो जाएगा, MPC, राइट। MPC का फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद में चेंज इन S प्लस चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन y, इसका जो है ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये है आपका MPS का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस MPS होता है, दैट इज MPC और MPS का क्या रिलेशनशिप है कि दोनों का जो सम अप है वो 1 के इक्वल होता है, ऑल राइट। अब इसका जो प्रॉपर आंसर है वो हम लोग देख लें। सबसे पहले जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है इसे एक्सप्लेन कर दें। द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन दैट इज चेंज इन C टू चेंज इन इनकम दैट इज चेंज इन Y इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। It indicates the proportion of additional income that is being spent on consumption, ठीक है। ये क्या है, ये इंडिकेट करता है उस प्रपोर्शन को, एडिशनल इनकम के उस प्रपोर्शन को जो कि कंजम्पशन के लिए स्पेंड की जाती है, ठीक है। तो MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। The sum of MPC plus MPS is equal to 1. It can be proved as under, ठीक है। तो जो सम है इन दोनों का वो 1 होता है और इसे हम प्रूव कर रहे हैं इस वे से। We know change in Y is equals to change in C plus change in S होता है। By dividing both sides by change in Y, we get change in Y divided by change in Y is equals to change in C divided by change in Y plus change in S divided by change in Y. That is 1 is equals to MPC plus MPS. ऑल राइट। सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कि कैसे जो है MPC और MPS रिलेटेड है और MPC का जो मतलब है वो क्या होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। हमें जो है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ केयर जो है ये हमें क्या करने हैं, इनका हमें नेम बताना है, ठीक है। जो मेजर इंडिकेटर्स है हेल्थ केयर के, ऑल राइट, दिस वुड बी मेजर।
Following are the major indicators of healthcare, that is infant mortality rate, life expectancy, global burden of disease, maternal mortality rate and nutrition levels. ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बताता है आपको कि पर 1000 लाइव बर्थ कितने इन्फेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है. ऑल राइट, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पर्सन की जो है कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है. ऑल राइट, देन मटर्नल मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ कितनी मदर्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है. न्यूट्रिशन लेवल कैसा है आपकी जो पूरे जो लोग हैं, जो पूरी पॉपुलेशन है उनमें. ठीक है, तो ये वेरियस हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, मेजर इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ केयर के. अब ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था तो हमने यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन अगर यही चीज 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता स्टूडेंट्स तो आप जो हो एक एक चीज को क्या करते, एक्सप्लेन करते. भले ही एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते, लेकिन आप जो हो एक एक चीज को एक्सप्लेन करते कि क्या क्या होता है, क्या मतलब है इन सभी का. ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया है आप लोगों को ये अच्छे से. ठीक है, फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले इसी का एक जो है और वाला क्वेश्चन जो है इसे करते हैं आंसर. क्या है क्वेश्चन? Why is it not an easy thing for a country like India to maintain employment growth at 2%? ठीक है, क्यों जो है हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है लाइक कंट्री लाइक इंडिया के लिए ये इजी थिंग क्यों नहीं है कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को 2% रख सके. दैट मीन्स हर ईयर जो है जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो 2% से इंक्रीज हो जाए. ये चीज क्यों पॉसिबल या इजी चीज नहीं होती है हम लोगों के लिए. ठीक है, हमारी जैसी कंट्रीज के लिए. तो आंसर लिखते हैं हम लोग, इट इज नॉट एन इजी थिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एट 2% बिकॉज ऑफ फर्स्ट है आपकी ह्यूज पॉपुलेशन. 2% जॉब मीन्स 24 करोड़ जॉब्स पर एनम. राइट, 2% जो है वो बहुत ज्यादा होता है. आप अगर 1% भी बोल रहे हो तो वो बहुत हाई होता है, बिकॉज आपकी पॉपुलेशन बहुत है ना. जब हाई पॉपुलेशन पर या किसी भी बहुत ही बड़े लार्ज नंबर को अगर आप 1% 2% निकालते हो तो जो आंसर आता है वो भी बहुत ज्यादा आता है. ठीक है, तो अगर हम 2% की बात कर रहे हैं सो दैट मीन्स 24 करोड़ जो है जॉब क्रिएट करना, एंड 24 करोड़ जॉब क्रिएट करना इज नॉट एन ईजी टास्क. ठीक है, क्रेज फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, किस चीज का क्रेज है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का क्रेज है. हर पर्सन, हर फर्म जो है वो ये सोचते हैं कि जो मशीन से वर्क हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. राइट, हमें लेबर ना लगाने पड़े, मशीन से वर्क हो जाए. तो जब आप मशीन से वर्क कर रहे हो तो वैसे ही आप लेबर नहीं यूज कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा. ठीक है, तो इसलिए भी जो है 2% की जो ग्रोथ है, इतनी जो हाई जो हम बोलेंगे इतना जो हाई जॉब्स क्रिएशन है वो नहीं पॉसिबल हो पाता है. इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैव अ क्रेज फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, किसका इग्नोरेंस? कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का. इन इंडिया कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट बीइंग गिवन एज मच इंपॉर्टेंस एज रिक्वायर्ड. ठीक है, ये जो है इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है एज रिक्वायर्ड. अगर इन्हें भी जो है इंपॉर्टेंस दिया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दिया जाए तो दे हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट मेनी जॉब्स, लेकिन जो है वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी वहां से जो जॉब्स क्रिएट हो सकती है वो नहीं होती है. ऑल राइट, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, किसके बीच में डिफरेंस हमें बताना है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में. अब बहुत ही सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स, कर देते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बता देते हैं. ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन. तो जब आप डिफरेंस बता रहे हो तो अगर आपने 2 डिफरेंस भी बता दिए तो दे आर सफिशिएंट. ठीक है, 2 डिफरेंसेस आर सफिशिएंट. ठीक, तो यहाँ पर जो है हम बेसिस पॉइंट ले लेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ले लेते हैं. तो मीनिंग हमने लिख दिया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which can be used without the possibility of the resources becoming depleted or exhausted. That is a continuous supply of the resource remains available. ठीक है, जो renewable resources हैं ये हम उन resources को बोलेंगे जो कि डिप्लीट नहीं होते हैं, जो कि एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. ऐसे resources जो कि रिन्यू हो जाते हैं. ठीक है, मतलब कि आपके जो है उन्हें यूज करने की वजह से वो खत्म नहीं होंगे, उनके पास में वो कैपेसिटी के वो वापस क्या हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे, वो और जो है जनरेट हो जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दी ट्रीज, वाटर, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा. ठीक है,
ट्रीज सिर्फ उस टाइम तक रिन्यूएबल है जब तक आप उसका जो है एक्सेस में जो है एग्जॉशन नहीं कर रहे हो। वाटर जब तक आप एक्सेस में जो है नहीं यूज कर रहे हो या उसे जो है वेस्ट नहीं कर रहे हो, तब तक वाटर भी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स रहता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन्हें भी आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वाटर रिन्यूएबल है तो हम बिल्कुल जो है लगे पड़े हैं कि उसको जो है ना हमें खत्म ही करना है, और एक्चुअल में अब हम देख ही सकते हैं वाटर स्कैरसिटी जैसी चीजें होने लगी है। राइट, ये क्यों हो रहा है? हम इतना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, वाटर को हम वेस्ट कर रहे हैं, वाटर को हम पल्यूट कर रहे हैं, इसी की वजह से जो है वेरियस काइंड ऑफ स्कैरसिटी वगैरह अराइज हो रही है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड यूज। ठीक है, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं उनके यूज से, उनके एक्सट्रैक्शन से। पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम इसका क्या बता रहे हैं? पेट्रोलियम है, कोल है, ऐसी चीजें जो कि आप अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे, या हम ये बोलें कि आप जब उनको यूज कर रहे हो तो उनके पास में वो कैपेसिटी नहीं कि वो वापस रिन्यू हो सके। ठीक है, अगर आपने जो है कुछ अमाउंट ऑफ कोल यूज कर लिया तो दैट मीन्स कि उतना अमाउंट ऑफ कोल जो है वो टोटल कोल में से माइनस हो जाएगा, वो वापस जो है यूज में नहीं आएगा, या वो वापस जो है इंक्रीज नहीं होने वाला है। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, रीजन के साथ में हमें बताना है। ए है आपका कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो, एंड बी इज व्हाट, ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, कोई भी प्रोडक्ट एक कंज्यूमर गुड है, एक इंटरमीडिएट गुड है, एक फाइनल गुड है, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर। ठीक है, एक जो पर्टिकुलर चीज है जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड एक टाइम पर क्या हो सकती है, आपकी फाइनल गुड भी हो सकती है, और वही सेम ब्रेड जो है दूसरे टाइम पर एक इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो है जो कंज्यूमर गुड्स है वो डिपेंड करता है, या आपके जो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप यूज क्या ले रहे हो। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट वाला आता है कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास में कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो है, तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं कि कितना जो है आपने टोटल कैपिटल फॉर्म किया है। ठीक है, सो कैपिटल फॉर्मेशन इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये इसका रीजन बना। फिर चलते हैं इसके सेकेंड वाले पर। ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड, यहाँ पर क्या टर्म लिखा है? ऑलवेज। ऑलवेज कंज्यूमर गुड रहे जरूरी नहीं है, कभी वो प्रोड्यूसर गुड भी बन सकती है। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर को और फर्दर प्रोडक्शन में। ठीक है, तो एक जो ब्रेड है वो प्रोड्यूसर गुड भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज लिखा है, इसलिए ये वाला जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या बनेगी? ये आपकी फॉल्स बनेगी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ ब्रेड whether it is purchased by a household. It is, when it is purchased by a household, it is a consumer good. If it is purchased by a restaurant, it is a producer good. ठीक है, तो एंड यूज पर डिपेंड करता है कि आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर गुड है, वो प्रोड्यूसर गुड है, वो क्या है। ऑल राइट, फिर उसके आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले इसी का जो और काइंड ऑफ क्वेश्चन है इसको आंसर करें हम लोग। क्या है अब हमारा क्वेश्चन? डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। When can domestic product be more than national product? ठीक है, किसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है? डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में आपको बताना है डिफरेंस, और साथ ही साथ में आपको बताना है कि कब आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आपके नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले जो है सेकेंड वाले क्वेश्चन को अगर हम आंसर करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? तो दैट इज NFIA। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ये है आपके डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, डोमेस्टिक जो है वो एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो एक कंसाइज्ड हम बोलेंगे प्रोडक्ट है, सो दैट इज स्मॉलर देन योर व्हाट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, आप डोमेस्टिक में ऐड करते हो NFIA, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको मिलता है आपका नेशनल प्रोडक्ट। ऑल राइट, अब आपको ये बताना है कि आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा कब होगा नेशनल प्रोडक्ट से। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम बोल रहे हैं हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 100। ठीक है, आपका जो NFIA है वो है 10,
और तो इससे जो है आपकी जो नेशनल इनकम है वो कितनी आ जाएगी, नेशनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वो आपका 110 आ जाएगा। लेकिन हमें ये बताना है कि आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको नेगेटिव में ले लूं, दिस वुड बी -10। आपकी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो -10 है, तो 100 - 10 विल गिव यू 90, ठीक है। तो इस वाले केस में आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हो जाता है ज्यादा, किससे, आपके नेशनल प्रोडक्ट से। तो जब आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में आती है तब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है आपके नेशनल प्रोडक्ट से। और जो ये आपका NFI है माइनस में कब आता है, जब आपकी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ज्यादा होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, ठीक है। NFIA को हम ऐसे ही निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करके। तो जब हमारे पेमेंट ज्यादा हो जाए हमारी रिसीट से तो आपका जो NFIA है वो आपका नेगेटिव में आ जाता है। ऑल राइट, तो कब आपका जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, नेशनल प्रोडक्ट से। आई गेस क्लियर है। और इसके अलावा जो डिफरेंसेस है नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो हम लोग देख लें। तो बेसिस पॉइंट लिए हमने मिडिल में, एक साइड डोमेस्टिक इनकम आ गई, एक साइड आपकी नेशनल इनकम आ गई है। अगर हम नेचर ऑफ कंसेप्ट की बात करें तो जो डोमेस्टिक इनकम है वो कौन सा कंसेप्ट है, टेरिटोरियल कंसेप्ट है, ठीक है। ये टेरिटरी पे बेस्ड है। आपकी जो डोमेस्टिक इनकम होती है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो टेरिटरी पे बेस्ड होता है, ठीक। सो इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल कंसेप्ट कैसे है, क्योंकि जो वैल्यूज हैं गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो रेसिडेंट्स जो है प्रोड्यूस करें या वो नॉन रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करें, उससे जो है कोई मतलब नहीं होता है जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हो। लेकिन जब हम नेशनल प्रोडक्ट पर आते हैं तो ये एक नेशनल कंसेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी पर कंसाइज्ड नहीं रहते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो आपके कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं वो चाहे पूरी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में रहे, लेकिन वो आपके रेसिडेंट्स हैं, तो उनकी जो भी, उनके थ्रू जो भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू आप इंक्लूड करते हो आपके नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। सो इट इज अ नेशनल कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। और इसके आगे लिख दो बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद में कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट, क्या कैटेगरीज है प्रोडक्ट की। सो इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूसर्स है सारे इंक्लूड होते हैं। वहीं हम नेशनल इनकम की बात करें तो इसमें वो सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स है कंट्री के, ठीक है। आपका जो नेशनल इनकम है, नेशनल प्रोडक्ट हम कहेंगे, इसमें जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है अगर वो प्रोड्यूसर्स हैं, आपकी कंट्री के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं अगर वो प्रोड्यूसर्स हैं तो उन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया है हम उसे इंक्लूड करते हैं। ऑल राइट, फिर आगे चलें तो NFIA की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट इंक्लूड NFIA, डोमेस्टिक इनकम में NFIA नहीं इंक्लूड किया जाता है, एंड नेशनल इनकम में NFIA इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है वो आपकी नेशनल इनकम से ज्यादा कब होगी, या हम बोले डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपके नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा कब होगा। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जब आपकी जो NFIA है वो नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव कब आएगी स्टूडेंट्स, जब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ज्यादा होती है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड से। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why are women paid fewer wages for the same work as compared to men? विमेन जो है उन्हें कम वेजेस, फ्यू वेजेस क्यों पे किए जाते हैं एज कंपेयर टू मेन फॉर द सेम वर्क, ठीक है। ये क्यों होता है, इसके पीछे के क्या रीजन है, ठीक है, तो वो आपको आंसर करना है। सो वुमेन आर पेड फ्यूअर वेजेस फॉर द सेम वर्क एज कंपेयर टू मेन बिकॉज देयर आर रूल्स बट दीज आर नॉट फॉलोड स्पेशली इन इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो रूल्स को जो है फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स जो है, लॉज जो है वो बोल रहे हैं कि इक्वल पे होना चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो नहीं मानता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सब अपनी मर्जी से चलाने के लिए जो है
फ्यूअर वेजेस पे किए जाते हैं टू विमेन। देन देयर इज अ सोशल प्रीजुडाइज विच क्लेम्स दैट मेल्स आर मोर प्रोडक्टिव देन फीमेल। ये एक सोशल प्रीजुडाइज है, ठीक है, ये बस ये चीज ऐसी मानी जाती है जिसमें कि हम ये बोल रहे हैं कि जो ये क्लेम किया जाता है कि जो मेल्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। तो ये एक सोशल प्रीजुडाइज है, ठीक है। Males are more committed to their work life. Females have dual responsibility which reduces their commitment to their work life. ठीक है, ये चीज भी मानी जाती है कि जो मेल्स हैं वो उनके वर्क के लिए काफी कमिटेड है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो अपनी वर्क के साइड जो है प्रॉपरली कमिटेड नहीं होती है और वो जो है अच्छे से वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अज्यूम की जाती है और इन अजम्पशंस की बेसिस पर जो है मेल को ज्यादा पे किया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक। सो आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को। बेसिकली इसमें जो आपको आंसर करना था, ये सारी जो चीजें हैं ये आप जो डेली लाइफ में और जो आपकी जनरल थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग, जो सोसाइटल थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है इसे आंसर आपको करना होगा, ठीक है। सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले इसी में जो और चीजें ये देखते हैं। सिंस फीमेल्स डू नॉट हैव कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, ठीक है। और क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं वो लोअर वेजेस पे एग्री भी कर जाती हैं क्योंकि उनके पास में टोटल जो है पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं होती है। जो घर के मेल वर्कर्स हैं वो लोग भी वर्क करते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फीमेल की नहीं होती है और फीमेल ये सोचती है कि मुझे काम करना है, कुछ तो करूं मैं, राइट, कुछ नई पे से कुछ थोड़ा बहुत जो पे है उतना भी ठीक है, तो इसलिए जो है फीमेल्स जो है वो एग्री हो जाती हैं लोअर वेजेस पर वर्क करने के लिए। मेल्स हैव बेटर फिजिकल एबिलिटीज एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। फिजिकल एबिलिटीज जो है वो मेल्स में ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ये चीज भी सोसाइटल टर्म्स पर मानी जाती है। तो इसी की वजह से वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेल जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क जो है अंडरटेक कर पाते हैं जो कि विमेन नहीं कर पाती हैं। एंड वही हम बोले तो वो ज्यादा जो है फिजिकली एबल है एज जो कि पूरी हमारी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग हम अगर बोले तो जो मेन है वो ज्यादा एबल हैं तो इसलिए उन्हें जो है हाई पे किया जाता है एज कंपेयर टू विमेन। ऑल राइट, सो आई गेस की क्लियर है ये क्वेश्चन। फिर आगे चले। अब जो है आपके पास में एक केस स्टडी आती है, आपको बोला गया है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 and 9 गिवन बिलो, ठीक है। दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस केस स्टडी पर बेस्ड आंसर करने हैं। अब हमेशा से मैंने आप लोगों को बोला है जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करते हो तो आपको जो है सबसे पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और फिर आपकी जो केस स्टडी है उस पर आना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चंस हैं ये पढ़कर आ जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, व्हाट आर इम्प्लीकेशंस ऑफ एज 6 स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जो एज 6 स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ये अभी हम जो पूरा पैसेज पढ़ेंगे उससे हमें समझ में आने वाला है। और फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन है How do you think China has better position in terms of role of women in the economy? और हम कैसे जो है ये बोल रहे हैं, हमें क्यों ऐसा लगता है कि जो चाइना है उसमें जो विमेन है उनके टर्म्स में बेटर क्या है पोजीशन है, ठीक है। अब हम ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड जो वेरियस चीजें हैं उसे समझेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपके पास में पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमें समझ में आया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो है हम ये स्टडी करने वाले हैं, कंपैरेटिव स्टडी जो है हम इंडिया एंड चाइना की देखेंगे। इन बोथ चाइना एंड इंडिया द गैप बिटवीन बर्थ and death is narrowing, resulting in slower population growth in both nations, ठीक है। जो चाइना और इंडिया दोनों में ही जो बर्थ और डेथ के बीच का जो गैप है वो नैरो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। और इससे जो है हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लोली इंक्रीज हो रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई पेस पर इंक्रीज नहीं हो रही है, स्लोली जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब कि जब अगर आप देखोगे ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की डेथ हो रही है, कोई ना कोई बर्थ जो है वो टेक प्लेस कर ही रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको क्या बता रहा है
कि एकदम जो है डेथ बर्थ होते ही रहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बोल रहे हैं स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, क्या, दोनों ही नेशन की जो बर्थ और डेथ रेट्स है वो दोनों क्या हो रहे हैं, वो नैरो हो रहे हैं, ओके। जो इनके बीच का गैप है वो नैरो हो रहा है, कम हो रहा है। Population growth rates are expected to be lower in China than India throughout the 2000 to 2035 पीरियड, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि चाइना में क्या रहेंगे, लोअर रहेंगे इंडिया से। कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं हम, पूरा इस पीरियड की बात कर रहे हैं 2000 से लेकर 2035 तक, ठीक है। तो ऑल दीज 35 ईयर्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि चाइना की ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू इंडिया कम होने वाली है। India's population growth rate has been declining since before 2000 and is expected to do so at about the same rate throughout the period shown, ठीक है। जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है स्टूडेंट्स, वो क्या हो रही है, वो स्लोअर डाउन हो चुकी है। कब से, 2000 से, ठीक है। 2000 से अगर हम बात करें तो तब से जो है ये स्लोअर हो चुकी है और अभी भी जो है एक्सपेक्टेड है कि वो सेम रेट से ही इंक्रीज होगी, मतलब कि सेम स्लो रेट से ही इंक्रीज होने वाली है। By contrast, both China's population growth rate is considerably lower than India's, ठीक है। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हम देखें तो जो चाइना की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो लोअर है, किससे, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। China's rate is quite flat between 2000 to 2011 but is expected to fall somewhat more rapidly than India's thereafter, ठीक है। तो चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो काफी जो है क्वाइट फ्लैट थी, मतलब कि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई बिटवीन 2002 एंड 2011 और ये एक्सपेक्टेड है कि अभी और कमिंग ईयर्स में जो है वो कम होगी। Beginning in 2027, the number of deaths in China is expected to exceed the number of births, resulting in natural population loss, ठीक है। 2027 की बिगिन होने से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना में जो डेथ है वो इंक्रीज हो जाएगी और किससे, जो आपके नंबर ऑफ बर्थ है उससे एक्सीड कर जाएगी, जिसकी वजह से जो नेचुरल पॉपुलेशन लॉस है वो होगा, ठीक है। और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो एल्डरली पीपल का एज ग्रुप है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो 2027 के बाद में, एक टाइम के बाद में, आफ्टर अ सर्टन लाइफ एक्सपेक्टेंसी या सर्टन लाइफ जो है हर एक पर्सन की डेथ होती ही है, ठीक है। तो वो होने लगेगी और वहां पर डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बर्थ रेट। और ये जो है ये आपकी चाइना में क्या देखने को मिलेगा हमें, नेचुरल पॉपुलेशन लॉस, ठीक है। किसी ने जो है पॉपुलेशन कम नहीं की, वो नेचुरली पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, ठीक है। देन एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम एज सेक्स स्ट्रक्चर देखें पॉपुलेशन का, सो द ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिस्कस्ड अबव अफेक्ट द प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जो ट्रेंड्स हैं किसमें, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी में, जो कि इसके पहले डिस्कस किए गए हैं, वो अभी की प्रेजेंट और जो प्रोजेक्टेड एज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की उसे अफेक्ट करते हैं। डेमोग्राफर्स टिपिकली यूज पॉपुलेशन पैरामीटर्स टू डिपिक्ट द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। डेमोग्राफर्स जो है वो किसे जो है यूज करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स को यूज करते हैं, किस चीज को डिपिक्ट करने में, जो एज और सेक्स स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का उसे डिपिक्ट करने में। सच फिगर्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स, ठीक है। इन फिगर्स को पैरामीटर्स कहा जाता है बिकॉज, क्यों पैरामीटर्स कहा जाता है देखते हैं। हिस्टोरिकली मोस्ट नेशंस, पर्टिकुलरली इन दोज with persistently high fertility rates, they resembled a pyramid with a wide base representing large number of younger age groups and more narrow bands near the top representing smaller number of older people near the end of their natural lifespan, ठीक है। तो ऐसी चीजों को पिरामिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो नेशंस हैं
पर्टिकुलरली उनकी जिसमें कि क्या है, परसिस्टेंटली हाई फर्टिलिटी रेट्स हैं, तो उसमें जो है पिरामिड असेंबल होता है। कैसे? जो चाइल्ड है वो ज्यादा है, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है कम उनसे कम एज वाले, फिर कम एज वाले, फिर कम एज वाले, फिर एकदम एल्डरली पीपल। तो ये जो है एक क्या क्रिएट करता है, इस काइंड से पिरामिड क्रिएट करता है, ठीक है, इसलिए जो है इसे पिरामिड कहा जाता है। ऑल राइट, देन विमेन इन द इकोनॉमी। अगर विमेन इन द इकोनॉमी की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ इन बोथ कंट्रीज विल बी द डिग्री टू विच विमेन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक जो सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का दोनों ही कंट्रीज में, तो उसमें बोलेंगे कि जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। Then in both countries women are much less likely to participate in formal labor force than men are, but the difference is much greater in India, ठीक है। तो ये हमने बात की थी, इन दी फॉर्मल सेक्टर जो है आपका जो ये है आपकी जो विमेन है वो कम रहेंगी, इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वो ज्यादा बढ़ने की चांसेस है एज कंपेयर टू men. All right. In 2006, 69% of women in China participated in the formal economy, while in India the rate was only 34%. ठीक है, और as compared to China जो इंडिया है उसमें women की कंडीशन जो है वो as compared to China कम अच्छी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2006 की बात करें तो 69% ऑफ women जो है चाइना की वो पार्टिसिपेट कर रही थी इन फॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है। कौन सी इकोनॉमी में? फॉर्मल इकोनॉमी में। और वहीं अगर हम इंडिया का सेम रेट बताएं सो दैट इज 34%, ठीक है। तो 69 एंड 34% काफी जो है डिफरेंस है दोनों में, ठीक। Then attitudes regarding women's role are presently more permissive in China than in India. For example, 87% of China respondents to the World Values Survey feel that a university education is as important for a girl as for a boy, compared with 50% in India, ठीक है। तो ये माना जाता है या ये चीज जो है वो एक्सेप्ट की जाती है कि जो विमेन का रोल है वो चाइना में ज्यादा परमिसिबल है, ज्यादा परमिटेड है एज कंपेयर टू इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि जब वर्ल्ड वैल्यू सर्वे हुआ था तो उसमें चाइनीज ने क्या रिस्पॉन्ड, चाइनीज का रिस्पॉन्ड था 87% ऑफ चाइनीज ने ये रिस्पॉन्ड किया था कि जितना जो है बॉय के लिए यूनिवर्सिटी जो है एजुकेशन जरूरी है उतनी ही जरूरी किसके लिए है? गर्ल के लिए। और वही सेम चीज के लिए परसेंटेज इंडिया में देखा जाए सो दैट वाज 50%, ठीक है। Then as a consequence China appears better positioned than India to welcome women into the formal workforce, ठीक है। तो as compared to India चाइना जो है वो ज्यादा क्या अपीयर कर रही है, वो ज्यादा जो है वेलकमिंग लग रही है फॉर वुमेन इन फॉर्मल सेक्टर। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है यहाँ तक। ये जो पूरा पैसेज था वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं यहाँ पर व्हाट आर इम्प्लीकेशंस ऑफ एज 6 स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो हमने एज 6 स्ट्रक्चर पढ़ा स्टूडेंट्स, वहीं से जो है हमें इसे आंसर करना है कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो चलो आंसर पर आते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ एज 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, द ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी अफेक्ट द प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। सेम चीज जो कि हमारे पैसेज में गिवन है वही चीज हमने यहाँ पर ली। They determine worker population ratio, youth population and the number of workers available to contribute to GDP of the economy, ठीक है। जो एज 6 स्ट्रक्चर है वो क्या डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को, यूथ पॉपुलेशन को और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ऑल राइट, they also determine dependency ratio. Higher is the dependency ratio, worse it is for the economy. और जो एज 6 रेशियो है वो डिपेंडेंसी रेशियो भी बताता है। जितना ज्यादा हाई डिपेंडेंसी रेशियो है उतना ही ज्यादा वर्स है आपकी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज वो ये बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी की क्या है, जो एक मेजर प्रपोर्शन है या मेजर जो हम बोलेंगे पोर्शन है ऑफ योर पॉपुलेशन, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है उनकी नीड्स को पूरी करने के लिए। जो पॉपुलेशन है, जो मेजर
मेजर प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो खुद वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। तो ये जो है ये डिटरमाइन करता है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा डिपेंडेंसी रेशियो उतनी ही वर्स कंडीशन जो है आपकी इकोनॉमी की। ऑल राइट, तो ये हो जाते हैं आपके कुछ इम्प्लीकेशंस ऑफ एज 6 स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर जरूरी नहीं है कि आपको जो है पूरा का पूरा जो पैसेज में वही लिखना है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हो ये चीज ये जो है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन हमने की है, पैसेज में इतनी क्लियरली नहीं गिवन थी, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल आपके पैसेज में जो है बहुत ही क्लियरली गिवन था, लेकिन बाकी के पॉइंट्स इतने नहीं गिवन थे, बट येट हमने लिखे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितना पैसेज में गिवन है उतना ही लिखना है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इस पैसेज के अलावा कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप उन पॉइंट्स को बिल्कुल जो हो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आगे चलें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डू यू थिंक चाइना हैज बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ विमेन इन द इकोनॉमी, ठीक है। जो रोल ऑफ विमेन है इकोनॉमी में, उसमें चाइना जो है वो बेटर पोजीशन पर है एज कंपेयर टू इंडिया। ऐसा हमें क्यों लगता है? तो हमने अभी जो है वेरियस फिगर्स के साथ में भी पढ़ा स्टूडेंट्स, राइट। उस चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे, जो वेरियस चीजें हमें पता है वो यहाँ पर हम नोट डाउन कर देंगे। ऑल राइट, तो चलो आंसर देख लेते हैं इसका। China is better positioned when it goes to role of women in economy because in both countries women are much less likely to participate in the formal labor force than men are, but the difference is much greater in India, ठीक है। जो दोनों ही कंट्रीज हैं उनमें जो विमेन है वो कम पार्टिसिपेट करेंगे, दे आर मच लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मल सेक्टर जितना मेन करेंगे। लेकिन चाइना जो है उसमें इंडिया से जो है ये चीज कम आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि इंडिया में जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि कम विमेन जो है वो आपको फॉर्मल सेक्टर में दिखेगी, बट चाइना में एज कंपेयर टू इंडिया ज्यादा जो विमेन है वो आपको फॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इन 2006 69% ऑफ विमेन इन चाइना पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मल इकोनॉमी व्हाइल इन इंडिया द रेट वाज ओनली 34%, ठीक है। ये जो फिगर्स हमारे पास में गिवन थे वही हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। Attitudes regarding women's role are presently more permissive in China than in India. For example, 87% of Chinese respondents to the World Value Survey feel that the university education is as important for a girl as for a boy compared with 50% in India, ठीक है। तो ये वाला फिगर भी या ये जो पूरा हमारे पास में पॉइंट है ये भी एज इट इज जो हमारे पैसेज में गिवन है वो हमने लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा women is considered as productive as a men in Chinese culture and no such stereotypes exist that women cannot handle certain professions, ठीक है। As a consequence, China appears better positioned than India to welcome women into the formal workforce, ठीक है। जो चाइना है वो ज्यादा जो है that is much likely to welcome women in formal sector as compared to India। ये चीज भी हमने पढ़ी, वही हमने यहाँ पर लिखी, साथ ही साथ में कुछ जो है हमारे जो एक दो लाइन्स है हमने एड ऑन कर और अपने इस आंसर को कंप्लीट कर दिया है। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। ये जो 8 और 9 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे इस पैसेज पे बेस्ड थे, आई होप सो कि ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो 9th वाला क्वेश्चन है वो भी हो जाता है कंप्लीट। फिर चलते हैं आगे। अब आया हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको करना है एक्सप्लेन। नाउ स्टूडेंट्स, जब आपके सामने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीधा सीधा सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो आपको आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही बताना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, ठीक है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर सब दिया हुआ है, लेकिन एज पर योर सिलेबस आपके पास में 2 सेक्टर ही आपको पढ़ना होता है। तो आपको अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ भी डिफाइन नहीं कि 1 2 कितने सेक्टर में बताना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है उसका जो सर्कुलर फ्लो है वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी में आप कौन से 2 सेक्टर्स लेते हो, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक। तो अब बस उन्हीं का जो सर्कुलर फ्लो है वो आपको शो करना होगा, ठीक। सो इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी
income or flow of goods and services across different sectors of the economy in a circular flow। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है? ये एक फ्लो ऑफ मनी होता है, या हम बोले इनकम का फ्लो है, या फिर हम बोले गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। किसमें? जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें। ठीक है, एक जो है सर्कुलर फ्लो हम देखते हैं कि अगर फर्म्स से हाउस होल्ड तक कुछ फ्लो क्या है, तो सीधी सी बात है कि हाउस होल्ड से फर्म्स तक भी जो है वापस वो चीज जाने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ मनी दोनों इसलिए बोला है क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं दो काइंड ऑफ के फ्लो, एक होता है आपका रियल फ्लो, एक होता है आपका मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो इज काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम, जिसमें कि हाउस होल्ड्स जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को देते हैं, एंड इसके रिटर्न में फर्म्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, वो सारे जो गुड्स हैं वो हाउस होल्ड को दिए जाते हैं। ऐसा फ्लो जिसमें कहीं से कहीं तक जो है मनी फ्लो नहीं होता है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो होता है कि हाउस होल्ड से जो है फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड की गई, उसके बदले में उन सर्विसेज को जो है लेने के बदले में जो फर्म्स हैं वो इन्हें पेमेंट करेंगी। ठीक है, इनके जो वेरियस पेमेंट है वो किए जाएंगे। दैट मीन्स यहां से यहां तक क्या हुआ है? मनी का फ्लो हुआ है। देन ये बोला जाता है कि हाउस होल्ड उस पूरे के पूरे मनी को यूज करने वाला है फॉर कंजम्पशन पर्पस। ठीक है, सो दैट मीन्स कंजम्पशन जो करेगा एक हाउस होल्ड, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंजम्पशन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोड्यूस कहाँ है? वो हुए प्रोड्यूस फर्म्स के पास में। अब जब हम कंजम्पशन करते हैं तो हमें मनी पे करना होता है, तो हाउस होल्ड जो है उसके पास में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, एंड हाउस होल्ड के पास से जो है एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है ऑन परचेज ऑफ दीज, तो वो जो है मनी वापस किसके पास जाता है? फर्म्स के पास में जाता है। फिर से जो है ये जो हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स इन्हें अपने पेमेंट करते हैं, फिर उस पेमेंट के हेल्प से, दैट इज जो हाउस होल्ड की इनकम हो गई, उसकी हेल्प से जो हाउस होल्ड है वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं जो कि फर्म्स ने बनाए हैं, तो वापस जो है यहाँ से मनी कहाँ चला जाता है? फर्म के पास में चला जाता है। तो इस वे में जो मनी है वो फ्लो होता रहता है। ठीक, आई गेस क्लियर हो गया अच्छे से व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अगर क्वेश्चन आए तो डायग्राम जरूर बना देना। एक जो है ये प्लस ऑन पॉइंट है, आपको बोला नहीं गया कि आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि आप उसमें डायग्राम बना दो। ठीक है, बिकॉज सर्कुलर फ्लो इज इनकम्प्लीट विदाउट अ डायग्राम। ऑल राइट, फिर आगे चलते हैं। सो इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी वी डिराइव द फॉलोइंग। ठीक है, तो जब टू सेक्टर इकोनॉमी है तो हम कुछ इन कंक्लूजन्स पर डिराइव करते हैं। क्या है ये कंक्लूजन्स? ये देखते हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, जितना प्रोडक्शन होता है उतना कंजम्पशन किया जाता है, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल होता है? टोटल कंजम्पशन के इक्वल होता है। ठीक है, देन फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, ये माना जाता है कि जो हाउस होल्ड है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और फर्म्स जो है वो फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से रेंडर कर रही है। ठीक है, तो जो फैक्टर पेमेंट फर्म करती है वो कंप्लीट फैक्टर इनकम होती है, वो किसके इक्वल होता है? कंप्लीट फैक्टर इनकम के इक्वल होता है हाउस होल्ड सेक्टर के। ठीक है, then consumption expenditure of household sector is equals to income of the firm। ठीक है, हाउसहोल्ड सेक्टर जितना भी कंजम्पशन कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, वो फर्म्स का क्या हो गया? इनकम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि हाउस होल्ड्स जो हैं वो सारे उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, उन्हीं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे जो कि एक फर्म बनाती है। ठीक है, तो जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो फर्म का क्या हो गया? वो फर्म का इनकम हो गई है। ठीक है, हेंस रियल फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, मनी फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू। ऑल राइट, तो जो रियल फ्लो है वो किसके इक्वल आता है? वो मनी फ्लो के इक्वल आता है। जब हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर है और यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट नहीं है जहाँ पर सेविंग्स वगैरह हो सके। ठीक है, सो दैट मीन्स जो हाउस होल्ड है वो कुछ सेव नहीं करते हैं, उनकी जितनी इनकम वो पूरा कंजम्पशन करते हैं। जो फर्म्स हैं वो जितनी भी उनकी इनकम हो रही है उसे और एड ऑन कर वापस क्या करते हैं? उसमें और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके पेमेंट कर देते हैं हाउस होल्ड्स को, फिर वापस वो जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, सो आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर है आप लोगों को।
फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो है आपके पास में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स हैं, तो अभी ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं और फिर जो अपना सैम्पल पेपर है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन आपका, define and represent inflationary gap on the diagram, explain the role of open market operations in removing it। ठीक है, आपको जो है डिफाइन करना है और रिप्रेजेंट करना है इन्फ्लेशनरी गैप को, किस पर, डायग्राम पर। इन्फ्लेशनरी गैप कौन सा गैप होता है स्टूडेंट्स, ये वो गैप है जो कि क्रिएट होता है जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। डिमांड ज्यादा हो जाए किससे, आपके सप्लाई से, तो इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो अराइज होता है। और इसका नाम इन्फ्लेशनरी गैप क्यों होता है, बिकॉज दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सारे सप्लायर्स हैं वो अपना प्राइसेस बढ़ा देंगे इन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है और इसीलिए उस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या रोल होगा इसे रिमूव करने में। तो देखो स्टूडेंट्स, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें क्या होता है, जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसे सेल या परचेज करती है फ्रॉम कमर्शियल बैंक या फिर जनरल पब्लिक, ठीक है। मोस्टली कमर्शियल बैंक से किया जाता है, देन कमर्शियल बैंक उसे सेल या परचेज कर देती है टू दी जनरल पब्लिक। नाउ जब इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है, दैट मीन्स एक्सेस डिमांड है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में ऑलरेडी मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ऑलरेडी जो है मनी सप्लाई ज्यादा चल रहा है। तो अब जो भी आरबीआई के या जो भी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे उन्हें ऐसे ही यूज किया जाएगा कि जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल कर सके। अब मनी सप्लाई कब कंट्रोल होगा, सेल की जाएंगी या परचेज की जाएंगी। देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, अगर सिक्योरिटी सेल होती है तो कमर्शियल बैंक का जो मनी है वो आरबीआई के पास में चला जाता है, ठीक है। अब अगर मनी कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास में जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो उसे जो है मतलब कि ये वाला जो मनी है ये लेंड नहीं कर सकेगी, ठीक है। लेंड नहीं कर सकेगी, आगे जो है इसे मार्केट में पास ऑन नहीं कर सकेगी। दैट मीन्स कि ये जो अगर मनी जा रहा है आरबीआई के पास में तो वो चीज अच्छी है, लेकिन अगर वही आरबीआई जो है इसे परचेज कर रही है, अगर सिक्योरिटीज को परचेज कर ले तो आरबीआई से मनी कहाँ आ जाता है, कमर्शियल बैंक में। और जब कमर्शियल बैंक के पास में मनी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेगी इन द मार्केट, वर्सनिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप वाली जब सिचुएशन होगी, इन्फ्लेशनरी गैप जब होगा इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सेल करेगी जो सिक्योरिटीज है, क्योंकि अगर वो सेल करेगी तो ऑब्वियस सी चीज है कि उसे खरीदने वाला जो है उसके लिए पेमेंट करेगा। तो कमर्शियल बैंक पेमेंट करेगी तो जो मनी है वो आरबीआई के पास में चला जाएगा एंड कमर्शियल बैंक उस मनी को लेंड नहीं करेगी, हेंस और जो है एक्सेस मनी सप्लाई नहीं होगा इकोनॉमी में। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया है क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, मतलब कि पूरा जो है एक ब्रीफ सा जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। आई गेस आप लोगों को क्लियर भी हो गया है। अब जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रॉपरली एकदम जो है कंप्लीट आंसर। सो इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप शोइंग एक्सेस ऑफ करंट एग्रीगेट डिमांड over aggregate supply at the level of full employment, ठीक है। It is called inflationary because it leads to inflation and inflation क्या होता है, continuous rise in prices, ठीक है। A simple example will further clarify it. Let us suppose that an imaginary economy by employing all its available resources can produce 10,000 quintals of rice. If aggregate demand of rice is say 12,000 quintals, this demand will be termed as this demand will be termed as excess demand, ठीक है। excess demand क्या होगी, ये 12,000 है, that is your demand is 12,000 और supply 10,000 है, ठीक है। और full employment level पर हम लोग बात कर रहे हैं, that means जितने भी resources है वो completely utilize हो रहे हैं। तो ये जो 2000 का डिफरेंस है ये बता रहा है कि दिस डिमांड विल बी टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड, ठीक है। This demand is called an excess demand because aggregate supply at level of full employment of resources is only 10,000 quintals. As a result of the gap of 2,000 quintals will be called as inflationary gap.
इन द बिलो डायग्राम, ये जो डायग्राम है अब उसको आप बिलो लिख दो, इन द गिवन डायग्राम कुछ भी लिख दो, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप इज AB बिकॉज एट फुल एम्प्लॉयमेंट Y डैश एग्रीगेट डिमांड VY डैश इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार हम लोग डायग्राम। तो डायग्राम में आपको बेसिकली क्या बनाना है, सबसे पहले आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना देना। ये AD0 जो है वो हमारी प्लान्ड AD है, AS हमारी 45 डिग्री की लाइन हमने बना दी है। ये दोनों जहां पर मीट किए एट पॉइंट A, दिस इज व्हाट योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब एक्सेस डिमांड आपको बताना है, दैट मीन्स आपकी इस डिमांड के अबव जो है एक और डिमांड का कर्व आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ये आपका AD1 आ जाएगा, दैट इज जो एक्चुअल में आपकी एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में। ये जो है आपकी ये जो लाइन बनाई, तो ये जो ई पॉइंट है स्टूडेंट्स, ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट आपका है योर इक्विलिब्रियम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। एंड जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो ये वाला गैप होता है, ये बता रहा है कि इतने से जो है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है। दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इससे इतनी डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस गैप को, दैट इज AB को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ऑल राइट, उसके बाद में ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या किया जाएगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यही चीज मैंने भी अभी आपको समझाई। So open market operation consists of buying and selling of government securities and bonds in the open market by central bank, ठीक है। सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। उसके बाद में इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स टू कमर्शियल बैंक। विद द सेल ऑफ दीज सिक्योरिटीज द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक to give loans decreases which will control excess demand. All right, so I guess कि क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या एप्लीकेशन होगा और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होती है, आई गेस ये दोनों ही चीज अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है 3+2 मार्क्स का, ठीक है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर 12th क्वेश्चन में आपके पास में 2 क्वेश्चन होगा, एक ये A है और एक और B होगा। इसमें जो है 3 मार्क्स का आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एंड 2 मार्क्स का जो आपका एक और कमिंग क्वेश्चन है वो होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स को आपको करना है फाइंड आउट। सेल्स आपके कौन से फॉर्मूले में आपको मिल सकती है स्टूडेंट्स, तो वो आपको मिल सकती है आपके ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में, ठीक है। जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर वैल्यू ना गिवन हो हमारे पास में तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसे हम फाइंड आउट करते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा तो सीधा सीधा हम इसे लेकर, और अगर चेंज इन स्टॉक होगा तो सेल्स निकाल सकते हैं, और अगर ये नहीं गिवन है तो सबसे पहले हम जो अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में जो है सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। सब्सिडीज है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, प्रॉफिट एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। बस इतनी ही चीजें हैं हम लोगों के पास में। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है आप स्टूडेंट्स, आपको हमें जो पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, GV/MP मिलता है। आपके पास में कौन सा एग्रीगेट गिवन है, NVA/FC गिवन है। तो सबसे पहले इसको आप जो है कन्वर्ट कर दो GV/MP में। ये नेट है, ये ग्रॉस है, प्लस कर दो इसमें आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डिप्रिसिएशन। ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, तो इसमें आप क्या करोगे, प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ सब्सिडीज है और इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे माइनस सब्सिडीज। ऑल राइट, तो इससे जो है GV/MP मिल जाएगा। उसके बाद में आपका जो GV/MP है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो इसके आगे जो है हम अगर वो फॉर्मूला भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जो है GV/MP की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसके बाद में जो है GV/MP के बाद में जो है हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट या फिर हम बोले सेल्स को फाइंड आउट कर लेंगे।
So GVAT MP is equals to net value added at factor cost plus depreciation plus net indirect taxes. That would be 2000 plus 700 प्लस माइनस 200, ठीक है। तो 700 माइनस 200 विल गिव यू 500, 2000 प्लस 500 आ गया आपका 2500 लैक्स का, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो उसके लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब या तो आप ये करो कि इस चीज को एक्सपांड कर दो लाइक दिस, या फिर आप सबसे पहले जो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसे निकाल लो, ठीक है। जैसे कि GVAT MP हमने निकाल लिया 2500 लैक्स का, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो आपका 3000 का है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखो ये चीज भी आप कर सकते हो और एक और चीज मैं आपको कर बता रही हूँ वो भी कर सकते हो। वी नो GVAT MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमने लिया 2500 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 3000, ये माइनस 3000 इधर चला जाएगा प्लस 3000 बन जाएगा, ये हो गया आपका 5500 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। 5500 वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई आपकी। नाउ अभी मैं ये वाली चीज को रब कर रही हूँ, अब हमें सेल्स फाइंड आउट करना है। तो सेल्स को अब आप कैसे निकालोगे, देखो हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो निकाल देख लें। ओपनिंग स्टॉक है आपका 100 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 600। सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था। आपका जो चेंज इन स्टॉक है वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने देखा कितना 5500 का इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस 600 माइनस 100 क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमें करना है। आंसर कितना आएगा 600 माइनस 100, दिस वुड बी 500। यहाँ पर प्लस 500 आएगा, उसे अगर हम इस साइड लेकर जाए तो माइनस 500 हो जाएगा। 5500 माइनस 500 विल गिव यू 5000। तो आपकी जो सेल्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5000। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया अच्छे से। यहाँ पर भी देख लो सेल्स की वैल्यू कितनी आई है, 5000 लैक्स की आई है। अब इस चीज को भी एक बार देख लेते हैं। हमने यहीं के यहीं जो है इसे स्प्लिट कर दिया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 2500 हमने इसका लिया, सेल्स को एज इट इज लिखा, दिस वुड बी 600 माइनस 100 और ये हो गया माइनस 3000। अब इसकी वैल्यू 500 आ गई, प्लस 500 माइनस 3000 विल गिव यू माइनस 2500, ठीक है। अब क्या करो, ये जो माइनस 2500 है इसको अगर हम इस साइड लें प्लस हो जाएगा वो, दैट इज 2500 प्लस 2500 विल गिव यू 5000 लैक्स, ठीक है। तो सेल्स की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट कर ली है, आई गेस आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका जो बी वाला पार्ट है उस पर चलें, जो कि 2 मार्क्स का है। If the real GDP is rupees 400 and nominal GDP is 450, calculate the price index base is equals to 100। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। इस प्राइस इंडेक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और रियल जीडीपी को राइट हैंड साइड पर ले आए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 450 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको करना है। तो जो प्राइस इंडेक्स है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो प्राइस इंडेक्स है वो फाइंड आउट कर लोगे। आप जो मैंने अभी बताया उस वे से भी कर सकते हो, और सेम जो है आपके यहाँ पर एक दूसरा मेथड गिवन है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप सबसे पहले क्या करोगे, प्राइस निकालोगे प्रीवियस ईयर का और सॉरी बेस ईयर का, और प्राइस निकालोगे करेंट ईयर का, और फिर जो है उसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपको प्राइस इंडेक्स मिलेगा। अदरवाइज जो मैंने अभी आपको बताया सीधा सिंपल सा फॉर्मूला वो भी अप्लाई करोगे तो भी जो आंसर है आपका वो आ जाएगा, ठीक है। सो रियल जीडीपी क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। प्राइस ऑफ बेस ईयर 100 है, ये हमारे पास में गिवन है। रियल जीडीपी आपके पास में 400 गिवन है, तो 400 इज इक्वल्स टू 100 इनटू क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर आ गई आपके पास में कितनी 4, ठीक है।
देन नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, प्राइस ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। अब आपके पास में करेंट ईयर का प्राइस नहीं है, आपने इसको लिखा 450, क्वांटिटी हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट की, दैट वुड बी 4, तो 450 डिवाइडेड बाय 4 करो तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर निकला आपका कितना, 112.5, ठीक है। उसके बाद में प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स हो जाएगा प्राइस ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 112.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 कैंसिल आउट हो गए, प्राइस इंडेक्स बचा आपका 112.5, ठीक है। और जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे करोगे तो आपकी नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई, 450, रियल जीडीपी हो गई 400, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, जीरो जीरोस कैंसिल आउट हो गए, 450 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 112.5, ठीक है। आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है। अब आपको जो मेथड ज्यादा सही लगे उस मेथड से जो है आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। अब इसी का जो है और वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट मीन्स या तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है या ये करना है। इसमें भी 3+2 मार्क्स का जो है हमारा पैटर्न है, दैट मीन्स ये जो न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स का है, एंड इसके बाद में जो एक और क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा आपका। देखते हैं क्या गिवन है। कैलकुलेट दी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एमपी। देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, डेप्रिसिएशन, profit, rent, interest, compensation of employees, net indirect taxes, net factor income to abroad, net exports and net current transfers from abroad, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपने ये सारे जो पर्टिकुलर्स देखे, जो आइटम्स देखे, उससे हमें समझ में आया कि ये इनकम मेथड के जो है वेरियस आपके पास में आइटम्स गिवन है। तो अब आपको इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है वो पुट करना है। क्या हमें सबसे पहले तो ये देखो कि इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट मिलता है, सो दैट इज एनडीपी एट एफसी, ठीक है। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनएनपी एट एमपी। तो ये वैल्यू आने के बाद में और इसमें एडजस्टमेंट कर देना, दोनों नेट पर है तो कोई चेंजेस नहीं, ये डोमेस्टिक है ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस करते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये एफसी है और ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो इसमें आप प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया पूरा जो कैलकुलेशन का मेथड या प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। मिक्स्ड इनकम ले लेंगे हम कितनी, 8000 की, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1000, रेंट आ जाएगा 600, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 700 एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा 3000, ठीक है। इस स्लाइड से आपको ये कुछ 5 फिगर्स ले लेने हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं अभी के लिए, तो ये यहाँ से कुछ भी नहीं लेना है, तो बस इन सारी चीजों को यहाँ पर लिख दो। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट सबका सम अप इज दी ऑपरेटिंग सरप्लस। ये जो 5 वैल्यूज हम लोगों ने देखी थी वो हमने यहाँ पर पुट की, सभी को ऐड कर दिया, तो एनडीपी एट एफसी आ गया आपका कितना, 13,300 करोड़ का, ठीक है। नाउ एनएनपी एट एमपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी। अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें जो है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, तो जो टू अब्रॉड गिवन है तो उसे प्लस की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सो 13,300 इसमें क्या करने वाले हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 60 करोड़ की, इसको माइनस करोगे, और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है कितने के, 500 के, इसको प्लस कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो एनएनपी एट एमपी है ये निकल जाएगा, that is 13,300 minus 60 plus 500, this will give you NNP at MP जिसकी वैल्यू हो गई आपकी 13,740 करोड़ की, ठीक। आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन अच्छे से। उसके बाद में आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, मतलब कि इसी का जो बी पार्ट है उस पर क्या बोला गया है, व्हाट इज सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होता है, ठीक है। तो चलो डिफाइन कर देते हैं। सब्सिडीज आर द कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट to the enterprises to encourage production of certain commodities, to promote exports or to sell goods at prices lower than the free market price, ठीक है।
सब्सिडीज क्या है स्टूडेंट्स? सब्सिडीज है कैश ग्रांट्स जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कुछ एंटरप्राइजेस को, ताकि जो है प्रोडक्शन वो एनकरेज कर सके कुछ सर्टन कमोडिटीज का, या फिर एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, या कोई कमोडिटीज है जो कि गवर्नमेंट जो है मार्केट प्राइस से लो प्राइसेस पर सेल करना चाहती है, तो इन सारी चीजों को हम कहते हैं सब्सिडीज। ठीक है, दीज आर कैश ग्रांट्स। ठीक, आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से? जो सब्सिडीज है उसे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी जो है ए पॉइंट है, पहले इसमें भी 3+2 मार्क्स का है। फर्स्ट ए पॉइंट को देखते हैं, फिर बी पर चलेंगे। कंपेयर टू फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग, व्हाई? ठीक है, सिंपल सा आंसर बताना है कि कंपेयर टू फीमेल्स मोर मेल्स जो हैं वो हम क्यों देखते हैं कि वो लोग वर्क कर रहे हैं, इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। So, compared to females, more males are found to be working because, अब बिकॉज देखते हैं, फर्स्ट वाला है इसका जेंडर बेस्ड सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है क्या? जेंडर बेस्ड सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज अज्यूम्ड दैट मेन आर मेंट टू फुलफिल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फीमेल्स आर मेंट टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक चोर्स। ठीक है, तो ये जो है जेंडर बेस्ड जो है वेरियस काम का क्या कर दिया गया? डिवीजन कर दिया गया है। ये अज्यूम किया जाता है कि जो फीमेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक चोर्स एंड जो आपके मेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये एक जो है एक जनरल थॉट है, एक जनरल जो है असम्पशन है, तो इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द मेन्स आर सीन वर्किंग एंड लेस ऑफ विमेन्स आर सीन वर्किंग। ठीक है, एक जगह पर आप ये देख सकते हो कि हाँ दोनों ही जो लोग हैं वो वर्क कर रहे हैं, बट ऐसा जो है बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, स्पेशली इन इंडिया, कि जो मेन है वो डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं एंड जो फीमेल है वो अर्न कर रही है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में देखने को मिलता है, बिकॉज वो एक अजम्पशन जो है वो सभी लोगों ने, पूरी सोसाइटी ने क्रिएट करके रखा है दैट मेन आर मेंट टू फुलफिल दी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद में मेनी ऑफ दी हाउस होल्ड एक्टिविटीज दैट आर डन बाय विमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो है जो कि विमेन अंडरटेक करती है वो एज अ वर्क रिकॉग्नाइज्ड नहीं की जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो वही काम अगर आप किसी जो है मेड से करवा रहे हो, किसी जो है लेबर से करवाते हो, तो आप उसे पे करते हो और ये माना जाता है कि वो पर्सन वर्क कर रहा है। लेकिन जब वही चीज घर की जो फीमेल है, जो विमेन अगर वो करती है, तो उसे एज अ वर्क नहीं कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मनी वैल्यू है वो एस्टिमेट करना मुश्किल है और ना ही उन विमेन को एनी काइंड ऑफ वेजेस और सैलरीज जो वो पे की जाती हैं। ठीक है, देन स्किल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो अ रीजन। स्किल रिक्वायरमेंट भी एक रीजन बनता है। हम लोग देखते हैं एजुकेशन साइड से भी कि जो मेल्स हैं वो ज्यादा बेटर प्रॉस्पर करते हैं या वो कर पाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, बिकॉज फीमेल के पास में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है और उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। तो स्किल अगर डेवलप करना है, सो दैट मीन्स कि आपका जो है प्रॉपर क्वालिफिकेशंस वगैरह होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर प्रैक्टिस, इन सब की जरूरत होती है, जो कि एज कंपेयर टू विमेन, मेन जो है वो ज्यादा कर पाते हैं हमारी इस पर्टिकुलर सोसाइटी में। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो मेन है वो ज्यादा वर्क में दिखते हैं एज कंपेयर टू विमेन। देन जो इसका बी वाला पॉइंट है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है सोशल वेलफेयर में, सोसाइटियल डेवलपमेंट में, उसे हम सोशल वेलफेयर कहते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सॉरी। एंड इकोनॉमिक वेलफेयर जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, ठीक है, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो मीनिंग लिखा हमने सबसे पहले, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द नीड्स ऑफ सच सर्विसेज विच मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? ये डायरेक्टली किससे कंसर्न्ड है? ये कंसर्न्ड है जो बेसिक नीड्स है सोसाइटी की, उन्हें फुलफिल करने से। ठीक है, वहीं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द नीड्स ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है,
वही चीज जो मैंने बताई कि प्रोडक्शन सेक्टर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है दैट इज योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लें तो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ठीक है। वही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लें तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी एक्सेट्रा, ये सारी जो है आपकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 जो है हमने बेसिस पॉइंट लिख दिए या 2 जो बेसिस है उनके बेसिस पर हमने जो है डिफरेंसेस बता दिए, तो ये हमारा जो है 2 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन, साथ ही साथ जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो इस पूरे सैम्पल पेपर में हमने पढ़े, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आई होप सो कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।